नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 नए राजा और उनके राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है और उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनका उदय, उनका प्रशासन के बारे में काफी चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नए राजवंशों का उदय। अब 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा शासक अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े बड़े भूस्वामी नहीं, बड़े राज्य के मालिक, बड़े बड़े क्षेत्रों के मालिक। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा थे उनको मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। उनसे क्या उम्मीद की जाती थी इस सामंतों से कि वो राजा के लिए उपहार लाए, राजा के लिए सेनाएं तैयार करें, वे उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए। यानी कि ये सामंतों मातहतों से क्या उम्मीद की जाती थी कि भाई वो राजाओं को उपहार दें, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी कि जब कभी युद्ध हो जाए तो वो हमारी मदद करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जो सामंत थे, जब इनको अधिक संपदा मिल जाती थी, सत्ता मिल जाती थी, राजा के अधिकार मिल जाते थे, राजाओं के विश्वास पात्र हो जाते थे, तो ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी मानने लग जाते थे या घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो राजा से उसका अधिकार समाप्त करने के लिए भाई हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे, तो उसका भी ये दावा कर देते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य एकजुट होकर के प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। यानी कि जो राष्ट्रकूटों का जो था दक्कन में, वो कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, उनके अधीन थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रदूत प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। यानी कि जब ये यज्ञ करते थे हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ, भले वो क्षत्रिय न हो, लेकिन इस यज्ञ को करने के बाद वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। कुछ उदाहरणों से उद्यमी परिवारों में पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए
सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी कि जो ये लोग थे गुर्जर प्रतिहार, मयूर शरमण, कंदम्ब, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, फिर भी इन्होंने अपना कार्य को छोड़ करके शस्त्र उठा लिए और कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किए। उसके बाद में आता राज्य में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, यानी कि राजाओं के राजा, महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है? महाराजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी और इस तरह की अन्य उपाधियां धारण की। वे अपने सामंत और साथ ही किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। जो राजा लोग थे, ब्राह्मणों, व्यापारियों, किसानों के साथ के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की भागीदारी को भी ये साझेदारी करते थे, जिससे इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों में संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जो राजा और सामंत लोग होते थे, इन किसानों से, उत्पादकों से, पशुपालकों से, किसानों से, कारीगरों से अपने जो दोबारा संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, उनका जो हिस्सा था कमाई का, वो एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था या उनको मनाया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। अब वो एक हिस्सा था तो उसको लगान के रूप में, कर के रूप में भी वसूला जाने लगा था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो लगान वसूला जाता था वह भूस्वामी होने का दावा करता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, आपको राजकोष में इतना धन तो देना ही पड़ेगा, और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल करते थे। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। जब कभी युद्ध होते थे तो मार्ग बनाने के लिए, सैनिकों के लिए, देश में, राज्य पे संकट आने की स्थिति में इस धन का उपयोग किया जाता था। और राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्तियां की जाती थी, प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। यानी कि जो इनकी राजस्व की वसूली करने के लिए भी नियुक्तियां दी जाती थी और जो प्रभावशाली लोग होते थे उनकी ही नियुक्ति की जाती थी, जो प्राय वंशानुगत होती थी। और सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर ही होते थे। कई बार क्या होता था, जब दबदबा वाला आदमी नहीं मिलता था, प्रभावशाली व्यक्ति नहीं मिलता था, तो राजा के जो निकट के संबंधी होते थे वही इन पदों पर आसीन होते थे। प्रशस्तियां और अनुदान, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्द से सत्य नहीं होते। तो प्रशस्ति यानी राजा और महाराजाओं के गुणगान गाए जाते थे ऐसे प्रशस्ति पत्रों में, जिनमें सारे शब्द से सत्य नहीं होते थे, लेकिन वे प्रशस्तियां हमें बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। अब कैसा दिखाना चाहते थे? सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब जो विद्वान पंडित होते थे वो राजा महाराजाओं के गुणगान गाया करते थे, जो अक्सर प्रशासन में लोगों के राज्य को चलाने में मदद करते थे ब्राह्मण।
राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे उनको राजा भूमि का अनुदान भी करते थे, दान देते थे, और ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। जो तांबे के पत्र होते थे उन पर लिखा हुआ होता था जो भूमि पाने वाले के लिए दिए जाते, जिसको भूमि दी जाती थी उसके लिए होते थे। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिनमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी होती थी, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणित दस्तावेज है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं शताब्दी के अंदर एक बड़ा संस्कृत काव्य भी लिखा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। उसमें किसका विवरण दर्ज है? कश्मीर पर राजा शासन करने वाले राजाओं का वर्णन दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ये कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। उस संस्कृत काव्य किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासकार समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। यानी कि जो 12वीं सदी में कल्हण द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस सदी के लिए एक ये बहुत बड़ा ग्रंथ था, असाधारण ग्रंथ था। धन्यवाद। शेष अगले कालांश।